आज की क्लास में टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिज्म का पढ़ना हो, ठीक है, तो एक्सक्रीशन के साथ एक और टर्म आता है हमेशा। हर जगह आपने नोटिस करा होगा, जैसे अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ भी पढ़ाई करनी है तो हमेशा एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ या एक्सक्रीशन के साथ एक टर्म आता है ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन किस सेंस में आता है उसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको, लेकिन जब कभी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम सीखने को आपको मिलेगा तो हमेशा एक चीज लिखी होती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस के केस में बात करें तो कोई अगर आपसे पूछे कि ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्या है, तो ऑब्वियस है कि वहां बच्चे आंसर क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर है किडनी। ठीक है, एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर, यहाँ क्या है, किडनी है। अब इसमें एक स्पेशल चीज ये है, सोचने वाली समझने वाली दोनों, कि किडनी को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक्सक्रीशन का भी काम करेगा और ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम करेगा। तो एक्सक्रीशन मतलब तो ठीक है, बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट है, जैसे आपने नोटिस करा होगा किसी को कोई अगर मतलब ऐसे डिजीज हो, नॉर्मल या छोटी मोटी कोई बीमारी हो, मैं जेनेटिक डिसऑर्डर इसमें इंक्लूड नहीं कर रही, एक्सेप्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर कोई ऐसा डिजीज हो तो आपने हमेशा नोटिस करा होगा उसको यूरिन डायग्नोसिस के थ्रू पता लगाते हैं। हमेशा आपने नोटिस करा होगा। इसको ना ऐसे समझते हैं हम लोग। तो अगर ये और ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये किडनी की एक यूनिट है। बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर आप किडनी को देखना स्टार्ट करें, मैं पोजिशनिंग शो करती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो। तो आप किसी किडनी के अंदर इसको कैसे अरेंज करके और कैसे समझते हैं वो मैं बताती हूँ आपको एक डायग्राम के थ्रू ताकि और क्लियर हो। जैसे हम इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं, ठीक है, ये रहा। तो किडनी आपके बॉडी में कैसे है, पेयर में है। कैसे है, पेयर में। हर एक बच्चे को पता है कि कैसे पेयर में है, ठीक है। किसी बच्चे से पूछ, वो इतना आंसर तो कर ही देता है कि हाँ किडनी हमारी बॉडी में कैसे पेयर में है, ठीक है। तो इस किडनी के अंदर अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, इसमें भी और डिवीजन है आगे जाके, ठीक है। तो इसमें से अगर एक यूनिट को निकाल के हम बाहर करें तो ये 1 नेफ्रॉन है। जैसे कोई आपसे पूछता है कि आपके नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, वहां आप आंसर करते हैं आपका एक नर्व सेल या न्यूरॉन, वो यूनिट है किस चीज के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ आपके बॉडी में एक्सक्रीशन कौन कराता है और ऑस्मोरेगुलेशन कौन कराता है, तब मोटे तौर पे आंसर करना होता है किडनी। वहां तक तो ठीक है, लेकिन बच्चों को इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ आती है और कहाँ उनको दिक्कत आती है। सबसे पहली चीज, अगर किसी बच्चे से पूछेंगे कि मुझे बस यही बता दो कि ये नेफ्रॉन है, ये किडनी में आखिर प्रेजेंट कैसे है, तो उस बच्चे को नहीं पता, बोलेंगे बस यूनिट है, हमें इतना पता है कैसे अरेंज है, किस तरीके से प्रेजेंट है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि इस किडनी में बेसिक 2 पार्ट है इसके। बाहर यहाँ आपको एक जोन दिख रहा होगा, उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, यानी कॉर्टिकल जोन है। वो भी मैं डायग्राम के थ्रू आपको शो करती हूँ ताकि इजी हो जाए। तो बाहर एक कॉर्टेक्स का पोर्शन और अंदर है मेडुला, ठीक है। तो आगे जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि इसका जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट है इस नेफ्रॉन का, वो इस मेडुला में, ये जो मेडुलरी पार्ट है इसके अंदर इम्बेडेड है। हाँ, कुछ पोर्शन इसका जो है वो कहाँ है, वो कॉर्टिकल जोन में भी है। कहाँ है, कॉर्टिकल जोन में भी है या कॉर्टेक्स में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये कॉर्टेक्स और मेडुला जो चीजें हैं यहाँ पे मैं लिख तो देती हूँ आगे, लेकिन जो पार्ट्स हैं या कॉर्टेक्स मेडुला है, ये सब याद साथ के साथ आपको रखना पड़ेगा। देखिए,
कई बच्चों से अगर मैं ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला इन किडनी, तो पहली बार तो वो ये सोचते हैं कि ये कॉर्टेक्स और मेडुला जो है ये किडनी में आया कैसे। बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, ईजीएस्ट डायग्राम, सबसे सिंपल, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मतलब इसका पूरा का पूरा जो अनाटोमिकल स्ट्रक्चर है वो क्लियर, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही अपने आप को सुलझा के आपको फिजियोलॉजी समझा के देगा। ये खासियत है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आ रहा है कि ये आउटर पोर्शन जो है किडनी का, एक ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो जिसमें यहाँ पे ये जो आउटर पार्ट है इसका, यहाँ पे ये थिकनेस ऐसे करके नजर आ रहा है आपको, दैट इज कॉर्टेक्स। और यहाँ पे ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इनको बोला भी जाता है मेडुलरी पिरामिड, है भी सही में पिरामिड शेप, और इसको बोला भी जाता है मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हुआ दैट इज मेडुला। तो क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन द टू मेजर पार्ट्स ऑफ अ किडनी। आंसर इज कॉर्टेक्स एंड मेडुला। मेरी बात समझ आ रही है? कॉर्टेक्स और मेडुला ये दो मेजर पार्ट है। दूसरी बात जहाँ पे समझने में बच्चों को दिक्कत आती है, हाउ इज दिस माइक्रोस्कोपिक नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द किडनी। हम एक माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, मतलब यूनिट हम बोल रहे हैं इसकी किडनी की, वो इसमें कैसे प्रेजेंट है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर एक नेफ्रॉन दिखता है, अगर एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नजर आता है, ठीक है, एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को ही मैं वहां प्लेस करके बताती हूँ आपको। उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आपको करना क्या है, उठा के प्लेस कहाँ कर देना है, जैसे इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब समझना है ध्यान से। मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे ये वाला पोर्शन स्ट्रेट दिख रहा है तो मैं यहीं फिक्स करके शो करती हूँ आपको। मैंने क्या किया, इस नेफ्रॉन को इतना छोटा कर दिया, नजर आ रहा है, मैंने बहुत छोटा कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ प्लेस कर लूँ ऐसे। लेकिन ये जो नेफ्रॉन है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही है ये, ठीक है। मैं बस अभी आपको पोजिशनिंग यहाँ समझा रही हूँ कि ये नेफ्रॉन जो है ये इस तरीके से लोकेटेड है, ये पूरी किडनी में भरा पड़ा है। लेकिन हाँ, है ये किस स्टाइल से, किस मैनर में प्रेजेंट है यहाँ पे, इसका कुछ हिस्सा और इसका जो कुछ पार्ट है वो कॉर्टेक्स में होगा और कुछ पार्ट है वो मेडुला में होगा। वो भी मैं क्रिस्टल क्लियर समझाती जाऊंगी साथ के साथ। अभी आपको बेसिक बस इतनी बात समझनी है कि इसका जो पार्ट कहाँ है, कॉर्टिकल जोन में है, और जो पार्ट कहाँ है इसका, मेडुलरी जोन में है और मेडुला में है, ठीक है। तो मेजर पोर्शन इस नेफ्रॉन का कहाँ है, तो इस नेफ्रॉन का, ये जो नेफ्रॉन आपको भी दिखा, इसका जो मेजर पोर्शन यानी ज्यादातर जो हिस्सा इसका है, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मेडुलरी जोन में देखने को मिलेगा, ठीक है। इतनी बात हमेशा याद रखनी है। ये मैंने सिंपल सी बात बताई आपको। और ये किडनी का बिल्कुल अच्छा खासा अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस किडनी में जो एक यूनिट है इसकी, दैट इज नेफ्रॉन, ये रहा नेफ्रॉन। तो इस नेफ्रॉन में अब यहाँ बात आती है इनकमिंग और आउटगोइंग की। क्या बोलने का मतलब हुआ, अगर इस नेफ्रॉन को कुछ फिल्टर करना है, कोई भी चीज उसको आपको देना है कि लो ये लो फिल्टर करो इसको, ठीक है, तो उसका पाथ क्या होगा, मतलब वो फिल्टर होगा तो आखिर उसका पाथ, जैसे अब ये डायग्राम बना हुआ है, बच्चों को यही बात नहीं समझ आती हमें करना क्या है इसका, ठीक है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहली चीज ये समझनी है इस डायग्राम में कि यहाँ पे नेफ्रॉन में एक जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज बोमेंस कैप्सूल। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। देन इसके अंदर आगे जाके आप इसमें टर्म सीखेंगे, लिखा हुआ दिखता है आपको यहाँ पे, मतलब टफ्ट वर्ड का यूज किया जा रहा है, मतलब जैसे होता है ना किसी चीज का बंच होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरे ये टफ्ट के फॉर्म में अवेलेबल है। और आर्टेरियोल यहाँ पे हमने दो तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है, कैसे,
तो भी समझना है। अब एक है एफरेंट आर्टेरियोल और एक है इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल जो यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे प्रेजेंट है, यही क्या करेगा, फिल्टर होने के लिए ब्लड ला के देगा किडनी को, ठीक है। अब कैसे फिल्टर होने के लिए ला के देगा और इस डेटा को कैसे समझना है, बहुत छोटी सी बात। आपका जो किडनी है वो 1 डे में, एक दिन के अंदर 180 लीटर फिल्ट्रेशन करता है। सोच के देखिए, 180 लीटर बोल रही हूँ मैं, 18 नहीं बोल रही मैं, 180 लीटर बोल रही हूँ। तो पहली बात तो ये है कि इस डेटा को जब कोई भी बच्चा सुनता है तो सबसे पहले वहीं चौंक जाता है कि भाई एक दिन में सिर्फ 24 आवर में ये 180 लीटर कैसे कर सकता है। सबसे पहली चीज यही है। तो ये इस तरीके से कर सकता है 180 लीटर, क्योंकि हार्ट जो है उसका और इस किडनी का एक साथ कनेक्शन है। क्योंकि हार्ट जो ब्लड पंप करके देगा किडनी को, वही तो ये फिल्टर करेगा। तो उतने चक्कर जो है वो यहाँ पे ब्लड के लगाता है और उतने फास्ट रेट के साथ इसको क्या करना है, फिल्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो उतने फास्ट रेट के साथ जब ये फिल्ट्रेशन करना स्टार्ट करेगा, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसने क्या किया, ब्लड दिया, देने के बाद यहाँ पे आपके पास पार्ट्स है कुछ, ठीक है। पार्ट्स में कुछ पार्ट्स यहाँ पे लेबल नहीं है, ठीक है, वो मैं बताती हूँ आपको, वो याद ही करा देती हूँ। जब भी इसको समझाना होता है तो मैं बच्चों को यही करती हूँ कि इसको सबसे पहले याद ही कर लो। यहाँ पे ना कुछ पार्ट तक, कुछ पोर्शन तक, कब तक, जब तक ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये स्टार्ट ना हो जाता, ठीक है, तब तक आपको इसको याद रखना है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज पीसीटी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पीसीटी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिसेंडिंग, क्योंकि आप जब ड्राइंग करेंगे तो पहले ये अगर आपने बनाया तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उल्टा लिख के आते हैं, इसको क्या करते हैं, डिसेंडिंग लिख देते हैं और इसको असेंडिंग लिख देते हैं। तो उसके लिए मैं बच्चों को हमेशा एक ट्रिक बताती हूँ कि मोस्टली ऐसा है कि ड्रॉ करते वक्त जब तक बच्चा लेफ्टी ना हो, राइट हैंड से ऑलमोस्ट सारे बच्चे लिखते हैं। तो आप जब कोई सा भी ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तो हमेशा बच्चों का फ्लो क्या होता है, वो ऊपर से नीचे की तरफ करते करते लेफ्ट टू राइट, हमेशा हर चीज़ को लेफ्ट टू राइट बनाने का। तो जब आप लेफ्ट टू राइट बनाएंगे तो वहाँ पे एक और चीज़ आएगी आपके दिमाग में, क्या, जो आप लेफ्ट टू राइट बना रहे हैं तो ये अपर साइड से लोअर डायरेक्शन में आप जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में याद रखेंगे कि लेफ्ट साइड में जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब है और राइट साइड में है वो असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है बीसीटी की, और फिर आपके पास आता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि इस तरीके से आपको चीज़ें जो है वो सिंप्लीफाई करके समझनी है, ठीक है। तो उसके पहले जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तो खैर किडनी के ऊपर हमने फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसके ऊपर सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको कराना स्टार्ट करती हूँ, मेरे साथ साथ नोट करेंगे इसको, ठीक। सबसे पहली चीज, एक्सक्रीशन जो है एक बहुत वास्ट सेंस में यूज किया जाता है। रीजन ये है कि एक्सक्रीशन का मतलब ही है कि चाहे कोई सा भी तरीका हो, उससे आपको बॉडी का वेस्ट सब्सटेंस जो है उसको आउट करना है, बाहर रिलीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस हो जाएगा। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ removal of waste substances from the body, from the body। और हर एक सेल अपना अपना मेटाबॉलिज्म अलग करता है। तो फ्रॉम द बॉडी, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, और द सेल, सेल से भी ये क्या करेगा, बाहर करेगा। राधे गेट लगा होता है, which have accumulated as a result
मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? रिप्लाई करेंगे उधर से, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए, एक्चुअल में आपकी जो बॉडी है ना, मात्र एक सेल, इकलौता सेल, एक सिंगल सेल की बात कर रही हूँ मैं, उसमें मोर देन 50,000 रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना स्टार्ट करें तो सोच के देखिए कितना ज़्यादा उसकी बॉडी के अंदर क्या होता होगा, रिएक्शन होता होगा। सबको एक साथ जोड़ के ऐड करके इकट्ठा करके हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो क्या डेफिनेशन लिखी? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो हमने यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसको सीखा, और ये मैंने आपको बात बताई कि जहाँ मेटाबॉलिज्म होगा वहां पे ऑब्वियस है क्या रिलीज होगा, वेस्ट रिलीज होगा। वेस्ट रिलीज होगा तो उसको बॉडी से बाहर भी रिमूव करना जरूरी है, नहीं अगर बाहर रिमूव होता है तो क्या होगा, वो बॉडी में टॉक्सिन बनाता चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन को दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आपकी बॉडी का है तो वो इंटरनल आपके बॉडी की कंडीशन को और आउटसाइड बॉडी की कंडीशन को वो क्या करता है, वहाँ पे बैलेंस करने का, मेंटेन करके रखने का काम करता है। फिर यहाँ पे जब हम बेसिक बात करें कि आपकी बॉडी में कितने एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो मेजर जो है ये 4 माना जाता है। देयर आर 4 मेजर excretory organs in ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन का पढ़ रहे हैं हम लोग तो ह्यूमन बॉडी ही लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब तो गैसियस एक्सचेंज में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर अगर रिमूव करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है उसका, कौन करेगा? लंग करेगा। तो लंग्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब लंग्स के बाद स्किन भी आपका है, वो भी बहुत बॉडी के टॉक्सिन्स को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। फेस पे ही खुद ही आप नोटिस करेंगे, जैसे फिंगर से वहाँ वाइप करके देखेंगे तो वहाँ पे ऑयल लगा होता है, क्योंकि उसमें सीबेसियस ग्लैंड होता है, वो भी क्या करता है, वहाँ पे ऑयल सिक्रीट कर रहा होता है। ठीक है, तो स्किन जैसे स्वेट है, इस तरीके से किसी भी तरीके से स्किन भी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लिवर। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। चलिए ठीक है, तो ये मेजर है। मेजर बोलने का ये मतलब है, हाँ अगर डिटेल करना स्टार्ट करें तो बहुत सारी और भी चीज़ें आती है इसके बीच में। ठीक है, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दिया, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 4 मेजर ऐसे पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के जो एक्सक्रीशन में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं। हमेशा बोलने का मतलब, आप अभी मेरे से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोलेंगे अच्छा ठीक है थोड़ा सा 5 to 10 मिनट ऐसा करो, रेस्ट कर लो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। लंग्स, क्योंकि आपके क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं। आपका स्किन हमेशा यहाँ पे टॉक्सिन रिलीज में लगा हुआ है। लिवर भी कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, और किडनी तो हार्ट के फंक्शन के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेटेड है। किडनी का जो फंक्शन है, जैसे आप देखेंगे अगर किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो उसको हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम जल्दी हो जाती है अगर वो डायग्नोज नहीं कराता। किसी की अगर हार्ट की सर्जरी हुई हो तो उसको, उसकी किडनी को भी क्या होता है, डेंजर होता है। दोनों का काम ना एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो अगर ऐसे देखा जाए तब तो तीनों का, लंग का भी, उसके बाद हार्ट का, उसके बाद किडनी का, ये सब कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं एक ट्रैफिक सिस्टम की तरह। ट्रैफिक सिस्टम क्यों बोला मैंने? ट्रैफिक सिस्टम इसलिए बोला कि कहीं पे भी अगर आप ट्रैफिक सिस्टम को देखिए तो जब तक सारी गाड़ियां चलती रहेंगी तब तक ठीक है, लेकिन उसमें से अगर एक भी स्टॉप हो गया ना तो सबका काम क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है।
एक जगह का ट्रैफिक लगा तो वो कई किलोमीटर तक चलता चला जाता है। ठीक उसी तरीके से आप अभी नॉर्मली बैठे हैं, अगर आपकी बॉडी की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज नॉर्मल है तो आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन जहाँ वो एक सबसे जीरो लेवल का मैं बोलती हूँ, डाइजेशन को स्टॉप करके अज्यूम कर लीजिए क्या क्या होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में। सारे डिसऑर्डर, बीमारियां और पता नहीं, मतलब अगर एक्सक्रीशन बंद हो जाए तो बंदा तो हॉस्पिटलाइज भी हो जाए। रीजन ये है कि डाइजेशन अगर होगा, आपने अगर एक रोटी का टुकड़ा भी अगर आपने कंज्यूम किया है, कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, अगर वो ग्लूकोज में टूट के स्मॉल इंटेस्टाइन ने लिया नहीं तो आपकी बॉडी को एनर्जी देगा कौन? एक ऐसा टाइम आएगा जब एक्सक्रीशन स्टॉप होते होते पर्सन पहले तो बेड पे जाएगा, वो बिल्कुल ही बेड रेस्ट में चला जाएगा, या फिर उसमें इतना पोटेंशियल ही नहीं होगा कि वो उठ के कोई काम कर सकता है। फिर उसके बाद तुरंत वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, उसका स्मॉल इंटेस्टाइन वो न्यूट्रिशन ले ही नहीं पा रहा जो आप अपने बॉडी को देना चाह रहे थे। तो यहाँ पे सबका वर्क जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहली बात, जब भी मैं बच्चों को ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहली वार्निंग तो यही देती हूँ कि कभी भी गलती से भी, भूल से भी दिमाग में इस बात को नहीं बिठाना, ठीक है कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा छोड़ देते हैं, आगे वाला हम समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। सारे के सारे जो पार्ट्स हैं यहाँ पे, फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज हैं, सब कनेक्टेड है आपस में। ठीक है। अब क्योंकि एनिमल किंगडम जो चैप्टर है, या फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स जो आपने पढ़ रखा है, उसमें जितने फाइलम्स की पढ़ाई अगर किसी बच्चे को कराई जाती है तो बच्चे को सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हाँ, जो सिंपलर ऑर्गेनिजम्स थे वो डिफ्यूजन के थ्रू अपना गैसेस एक्सचेंज करते थे। जब उसमें थोड़ी एडवांसमेंट आ गई, या फिर जब वो थोड़ा एडवांस हो गया, तो फिर वो कैसे करता है, थोड़ी एडवांसमेंट आने के बाद गिल्स का यूज़ कर ले या किसी अदर पार्ट का यूज़ कर ले, फिर वो क्या करेगा, लंग्स का यूज़ करेगा। तो ठीक उसी तरह से जब रेस्पिरेशन के बारे में बात करी जाती है तो एक्सक्रीशन के बारे में भी उसी तरीके से शुरू से लेकर अभी तक की सीरीज को जो है वो बच्चों को ध्यान से देखना पड़ता है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वो तो खैर हम लोग आगे करेंगे। अभी जब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि मैंने अभी फर्स्ट पेज पे बताया आपको यहाँ पे, कि अगर हम ह्यूमन में बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर का टैग जो है वो सिर्फ किडनी को ही दिया जाता है। ये बात अलग है कि अगर कोई आपसे पूछे कि कौन कौन सा कर सकता है, तो वहां तक हम सही समझते हैं कि लंग है, स्किन है, लिवर है, किडनी है, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे बात करी जाती है कि जो बिल्कुल मेन है इसमें से, मतलब एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है इन सब में से, वो कौन है? तो वो यहाँ पे कौन है? आपका किडनी है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसके लिए भी एक और डायग्राम की हेल्प लेंगे हम लोग, यानी जब आपको क्या समझना हो, किडनी की पोजिशनिंग। तो सबसे पहले हम लोग इसके पोजीशन को देखते हैं। सबसे पहली चीज तो यही है, जो किडनी है, अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी थोरेसिक कैविटी में है, एब्डोमिनल कैविटी में, ये जो किडनी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है। और काफ़ी बढ़िया डायग्राम है, इससे बहुत सारी चीज़ें आप इजीली समझ सकते हैं और बहुत ज़्यादा मुझे लिखना भी नहीं पड़ेगा, मैं इससे समझा देती हूँ ऐसे भी। अभी सारे बच्चे ही एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मोड में हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्रेन में फीड हो। चलिए, ये रहा पेयर ऑफ किडनी। ठीक है। और जो ऐसा पैसेज है जो यूरिन फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज यूरेथ्रा, मैं अभी आगे लिखने वाली हूँ, लेकिन मैंने इसको लिखा नहीं क्योंकि मैं स्टेटमेंट क्या लिखने वाली थी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। आप बोलेंगे हाँ ठीक है, नजर आ रहा है यहाँ पे पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर, भाई किडनी दो है तो यूरेटर तो दो होगा ही होगा। ठीक है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर इज
1। यूरिनरी ब्लैडर इसमें कितना है? 1 ही है, एक ही है, ठीक है। एंड अ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा किस चीज़ के लिए होता है? जहाँ से पास करेगा, मतलब एक्सटर्नली ओपन थ्रू यूरेथ्रा। और ये स्फिंक्टर मसल्स जो है, स्फिंक्टर जैसे इलास्टिक होता है ना, या बलून का जो माउथ होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका। अगर आपको कोई बोले कि बलून के अंदर आपको एक बॉल डालना है, तो आप आसानी से उसको फैला के उसके अंदर डाल सकते हैं, फिर जब ज़रूरत हो उसमें से निकाल सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से, और हाँ एक चीज़ और है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स प्रेजेंट होते हैं। रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी मीटिंग में हो, या कोई बच्चा किसी एग्ज़ाम में बैठा हो, या किसी ऐसी जगह पे बैठ गए हो, या न्यू दिल्ली में अगर कोई बच्चा हो मेट्रो के अंदर बैठ गया हो, सफ़र बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो इसी ब्लैडर को, इसी यूरिनरी ब्लैडर को सारा का सारा प्रेशर जो है वो टॉलरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसके मसल्स जो है वो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है, इसके लिए मैं आपको 1 लाइन ओनली मेंशन कर देती हूँ कि आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें अ पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेटर है, 1 यूरेथ्रा है फॉर एक्सक्रीशन, मतलब फाइनल जो एक्सक्रीशन आउट करेगा, यूरिनरी ब्लैडर है, एंड यूरेथ्रा कंटेन्स स्फिंक्टर मसल। ओपनिंग क्लोजर का ये क्या करेगा? काम करेगा। जब ज़रूरत होगी तो ओपन होगा, जब ज़रूरत नहीं होगी तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 1 लाइन ही नोट करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये डायग्राम यहीं पे है, तो हम यहीं पे कर लेते हैं, तो यहीं कर दीजिए। चलिए, यूरिनरी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लीजिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन्स, क्या क्या है, नज़र आ रहा है, बस उतना ही रखना है दिमाग में। एक ही पेयर है ना, अ पेयर ऑफ किडनी, देन पेयर ऑफ ureter, then a urinary bladder। स्टोरेज का काम करेगा ये, जब तक स्टोर करने का, जब तक रिलीज ना हो जाए, ठीक है। यूरेथ्रा फाइनल एक्सक्रीट आउट करने के लिए ये पैसेज है, ठीक है। अब इसमें जो यूरेथ्रा है, इसमें जो कौन है? यूरेथ्रा है, ठीक है। तो यही यूरेथ्रा क्या करेगा? एक्सटीरियरली, मतलब बाहर, ये रिलीज करने का वहां पे काम करता है। और जो यूरिनरी ब्लैडर है, किडनी तो खैर पूरा डिटेल में करना ही है आपको, तो इसके आगे से ना लिख लीजिए। यूरिनरी ब्लैडर सैक लाइक है, दिख ही रहा है आपको। यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर which stores urine for a परमानेंट तो होगा नहीं ना ये, फॉर अ टेम्पररी पीरियड, और क्या हो सकता है? तो कुछ हो नहीं सकता इसके सिवा। परमानेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वेस्ट 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 बोल ही रहे हम बार बार। तो किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कोई शौक तो होगा नहीं कि वेस्ट को स्टोर करके रखे, ठीक है। और एक लाइन आप और ऐड कर सकते हैं,
यूरेथ्रा फाइनली क्या करेगा, इसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करेगा। यूरेथ्रा कैनाल भी बोल सकते हैं हम लोग, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर। ये मैं समझा रही हूँ, मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर एंड लीडिंग टू एक्सटीरियर, मतलब बाहर। यहाँ पे जब इसको ध्यान से देखेंगे ना, ये जो आपके पास इमेज है यहाँ, तो ये यूरेथ्रा जो है यहाँ पे फाइनली तो एक्सटीरियर ही ओपन हो रहे हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर को अगर पूरा ऐसे ध्यान से देखें और अगर हम इसको यहाँ पे क्लोज करने की कोशिश करें, तो इसका नेक तो यही कहलाएगा ना, यही वाला पार्ट या यही वाला हिस्सा कहलाएगा, ठीक है। तो यूरेथ्रा जो है ना, बहुत छोटा सा पैसेज है यहाँ। तो ये यूरेथ्रा जो है यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं कि क्या ये कैनाल है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर। ब्लैडर के नेक से लेके और बाहर तक इसको क्या करता है, ये रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बिल्कुल भी, क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हैं? यस मैम। तो ये जो किडनी है, तो ये है दो, मतलब पेयर में है ये। तो जब पेयर में है तो एक की पढ़ाई कर लेना है, एक की पढ़ाई करेंगे तो दोनों वैसा ही होगा। तो इसमें से जो सबसे मेजर चीज आपको याद रखनी है आज की क्लास में, सबसे पहले सिर्फ आपको इतना याद करना, बाकी चीजें तो मैंने याद करा दी हैं। इतनी सी बात बस दिमाग में रखनी है कि ये जो किडनी है इसके पास मेजर टू पार्ट्स हैं। एक कॉर्टेक्स है जो आउटर यहाँ पे रिम पे है, और एक मेडुला है जो कहाँ पे है, ये ऐसे इनर साइड में पिरामिड वाले फॉर्म में है। कॉर्टेक्स एंड मेडुला आर द टू मेजर पार्ट्स ऑफ किडनी, ठीक है। इसके आगे की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं?